हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हमने स्टार्ट किया है यूनिट थर्ड को, जिसमें हम स्टैटिस्टिकल टूल्स और उनके इंटरप्रिटेशन को डिस्कस करना शुरू कर रहे थे। उस यूनिट में मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को स्टैटिस्टिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टूल्स डिस्कस करने हैं और उन टूल्स का हमें कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, उसको यूज़ क्यों किया जाता है, उसका इंटरप्रिटेशन बेसिकली क्यों करते हैं, हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी और हम करेंगे। ये बातें मैंने आपको बतलाई थी। यूनिट थर्ड के अंदर हम मेन कौन कौन से चैप्टर कवर करेंगे ये मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 से हमारा डिस्कशन शुरू होगा, जहाँ पे हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहे थे। मैंने आपको चैप्टर 1 में जहाँ पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने अर्थमेटिक मीन को सबसे पहले डिस्कस करना है। और मैं आपको इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे ये बतला चुकी हूँ वन बाय वन करके। अब हम उन सारे टॉपिक को आज के क्लास से डिस्कस करना शुरू करेंगे। सो बेसिकली चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जहाँ पे अर्थमेटिक मीन हमारा पहला चैप्टर रहेगा और उसके बाद पहला टॉपिक होगा। अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, ये सब मैं डिटेल में आपको टॉपिक समझा चुकी हूँ और अब हम उन्हीं सारे टॉपिक को एक्सप्लेन करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला जो टॉपिक इस चैप्टर के अंदर हमारा था वो था मीनिंग ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें हम लोग मीनिंग की बात करेंगे सबसे पहले। मीनिंग क्या है सेंट्रल टेंडेंसी की, या इसे ही हम एवरेज के नाम से जानेंगे। तो क्या मतलब है, हम इसके अंदर क्या डिस्कस करते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एन एवरेज अगर हम कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है। तो देखो, चूँकि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स में हमने क्या करा हुआ है कि हमारा सिलेबस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है स्टैटिस्टिक्स और अगला है इंडियन इकोनॉमिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन के अंदर हमने ये चैप्टर पढ़ना शुरू किया है। अब होता क्या है कि इकोनॉमी में जिस अर्थव्यवस्था में हम रहते हैं, इस अर्थव्यवस्था में आपको बहुत सारे फेनोमेना, कई डिफरेंट वैरायटी की एक्टिविटीज़ होते हुए नज़र आती है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, बहुत तरह के अलग अलग आपको फैक्ट्स देखने को, सुनने को और पढ़ने को मिलते हैं। तो जब हम उन्हीं इकोनॉमिक फैक्ट्स की स्टडी करते हैं, उन्हीं इकोनॉमिक कंडीशंस को इवैल्यूएट करना चाहते हैं, उनको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है डेटा की, जो कि चैप्टर 2 में, यूनिट 2 में हमने डिस्कस करा हुआ है। अगर हमें जानना हो देश में गरीबी कितनी है, तो इस बात का पता हम ऐसे ही नहीं लगा सकते हैं। इस बात का पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि गरीबी से संबंधित आंकड़ों को, डेटा को जमा करना होगा। यानी डेटा मीन्स द फैक्ट्स और एन इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उनको जमा करना पड़ेगा। अब उन तमाम डेटा को जब हम जमा कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, तब जा कर के हमें क्या करना है कि उन डेटा को इवैल्यूएट करना होगा। उन तमाम मास ऑफ डेटा जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे, उस इंफॉर्मेशन को हमें इवैल्यूएट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो इवैल्यूएशन हम करेंगे उन तमाम मास ऑफ सिमिलर डेटा का, जो कि हमने
कलेक्ट किया है, क्योंकि हमें इकोनॉमिक थ्योरी का पता लगाना है। इस इवैल्यूएशन को करने के लिए, इस इवैल्यूएशन में अगर हमें कोई हेल्प करेगा तो वो है एवरेज। उसी को हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो होता है, इसी की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी तरह के डेटा को जो कि बहुत मास में हमारे पास अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, उनको अगर हम समराइज्ड वे में प्रेजेंट करना चाह रहे हैं इनटू अ सिंगल टर्म, एक सिंगल डिजिट में अगर हम दिखाना चाह रहे हैं, तो ये काम हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बात समझ में आ रही है? सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट हम इसीलिए कर रहे होते हैं सो दैट कि हम किसी भी तरह के इकोनॉमिक कंडीशन, किसी भी तरह की इकोनॉमिक सिचुएशन का पता लगा सकें। और जब हम इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करते हैं तब हमें ज़रूरत पड़ती है डेटा कलेक्शन की, और डेटा जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं अवेलेबल, अगर हमें उनको शॉर्ट फॉर्म में, कंडेंस्ड फॉर्म में, समराइज्ड वे में प्रेजेंट करना हो तो उसके लिए ज़रूरत होगी सबसे पहले उसको इवैल्यूएट करने की, और इस इवैल्यूएशन में जो हमारी मदद करे, जो हमें हेल्प करे, उसी को हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। ठीक है, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या फिर एवरेज को अगर हम डिफाइन करना चाहें या इसके मीनिंग को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी or an average is a figure। फिगर का मतलब यहाँ पे चित्र नहीं आप समझेंगे, फिगर का मतलब हो गया वैल्यू, न्यूमरिक वैल्यू। ठीक है, सो इन ए फिगर that represents the entire data या the entire group of data full stop। ठीक है, क्या है हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? तो एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या फिर एवरेज, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज वो फिगर होता है, वो वैल्यू होता है जो कि रिप्रेजेंट करता हो एंटायर ग्रुप ऑफ डेटा को। पूरे के पूरे जो डेटा का ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जब हम सिंगल वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं, एक सिंगल फिगर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे ही हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से जानते हैं या उसे ही हम एवरेज के नाम से जानते हैं। ये आपका क्या होता है? तो इट इज़ अ सिंगल वैल्यू, ध्यान देंगे, इट इज़ अ सिंगल वैल्यू। सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज जो होता है ये एक सिंगल वैल्यू होता है जो कि that reads the complex characteristics, that reads the characteristics of complex and diversified, complex and diversified set of data। ओके, क्या है आपका एवरेज? तो ये एक सिंगल वैल्यू है जो मैं अभी आपको बता रही थी, जो कि
रीड करता है, एक्सप्रेस करता है उन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को, उन तमाम विशेषताओं को जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डाइवर्सिफाइड सेट ऑफ डेटा कैरी करते हैं उनको। कहने का मतलब है कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में आपको गरीबी का पता लगाना है कि एवरेज पॉवर्टी क्या है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में और अ पर्टिकुलर कंट्री में, तो ये काम आप कर सकते हैं और इसको आप बड़ी आसानी से विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में आपको वैरायटी ऑफ टूल्स देखने को मिल जाएंगे जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस को इंटरप्रेट करने के लिए। उन्हीं में से यहाँ पे हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्कस कर रहे हैं और ये जो मेजरमेंट है सेंट्रल टेंडेंसी की, इसको या इसका मतलब यही है, ये आपको इसी में हेल्प करता है कि जब आपके पास बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डाइवर्सिफाइड सेट ऑफ डेटा हो, तो डेटा यानी कि वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, ओके, डाइवर्सिफाइड लिखा हुआ है यानी कि अलग अलग है, कॉम्प्लेक्स है यानी कि वो आपस में काफ़ी जटिल है, उन सब की विशेषताओं को अगर आप एक सिंगल टर्म में, एक सिंगल वैल्यू में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इस काम को आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं और इसी को करने में आपको सेंट्रल टेंडेंसी या फिर एवरेज जो है वो हेल्प करता है। इट इज़ द वैल्यू, इसके बारे में और कुछ बात है, इट इज़ द वैल्यू टू विच it is the value to which most of the observations in the series fall closer than to any other value in the series। ठीक है, क्या बोलने का मतलब हुआ इस लाइन का? तो ये जो मेजर्स है सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज जिसको हम कह रहे हैं, ये आपका बेसिकली होता ये है कि ये आपका जितना भी सीरीज़ आपके पास है, जो भी सेट ऑफ डेटा आपके पास अवेलेबल है, उस सेट ऑफ डेटा में आपके पास जो भी वैल्यूज़ हैं, एवरेज की जब हम बात करते हैं तो ये वैल्यू, एवरेज वैल्यू या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो वैल्यू आता है, ये जो सिंगल वैल्यू आता है, ये आपका काफ़ी क्लोज होता है पूरे सीरीज़ में जो भी वैल्यू हैं उस किसी भी अदर वैल्यू से काफ़ी नज़दीक आपको ऑब्जर्वेशन देखने को मिल जाएगा। जब भी आप एवरेज निकालते हो या सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट करते हैं तो उसमें आपको जो भी वैल्यू मिलता है ना एज अ रिजल्टिंग वैल्यू, वो रिजल्टिंग वैल्यू काफ़ी क्लोज़र वैल्यू होता है उस तमाम सीरीज़ में जो भी वैल्यू दिए हुए हैं उनमें से। जैसे कि एग्जांपल में अगर मैं बात करूं तो जैसे कि 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, ऐसा वैल्यू है आपके पास, या चलो इसको ऐसे कर लो 2, 4, 6, 8, 10, ये वैल्यू है, सीरीज़ है आपके पास और इसमें से आपको एवरेज निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो एक एवरेज निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला ये हो जाता है कि जो भी ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है इन द सीरीज़, हम क्या करेंगे, उन तमाम ऑब्जर्वेशंस को सिंपली ऐड करेंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और उन सबको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। कितने हो गए? 5 हो गए। इसको सिंपली आपने सॉल्व करना है, तो जब आप इन सबको सिंपली ऐड कर दोगे तो 2 और 8 10, 6 और 4 10 और 10 30 हो जाएगा आपका टोटल, डिवाइडेड बाय 5। आप इसको जब काटो तो रिजल्टिंग वैल्यू आपका आता है 6। दिस 6 वैल्यू इज वेरी क्लोज टू द वैल्यू इन द सीरीज। बोलने का मतलब हुआ कि ये देखो ना, रिजल्टिंग वैल्यू जो एवरेज आपका निकल के आया है, ये वैल्यू काफ़ी सिमिलर है इस सीरीज़ में एक वैल्यू 6 है उससे। सिमिलर क्या, सेम टू सेम है। तो ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम आए, बट जब भी
हम मेजर करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी का, या जब भी हम एवरेज को कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, तो वो वैल्यू काफ़ी क्लोज़र होता है उस दिए गए सीरीज़ में से किसी भी एक वैल्यू के। और ये आपका एक तरह का कह सकते हो मीनिंग का ही पार्ट है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या फिर एवरेज के। तो एवरेज या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का यहाँ पे जो मीनिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको एग्जामिनेशन में डेफिनेशन पूछा जाता है तो आप एक लाइन में इसको लिख सकते हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज जो होता है वो एक ऐसा वैल्यू होता है जो रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेट ऑफ डेटा, या आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक फैक्ट्स का पता लगाने के लिए, उनको इवैल्यूएट करने के लिए जब हम सेट ऑफ डेटा को एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे ही हम एवरेज या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से जानते हैं। उसके अलावा उसके बारे में और भी बातें आप इंक्लूड कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कि कितने मार्क्स में, मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन, कि कितने मार्क्स में आपसे वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मीनिंग जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का वो हम लोगों ने देख लिया है। और अब बात करते हैं हम लोग, अगर इस सेंट्रल टेंडेंसी के मतलब को, मीनिंग को हमें किसी पर्टिकुलर स्टैटिशियन या इकोनॉमिस्ट के तौर पर लिखने को आए तो हम किसका नाम लिख सकते हैं। तो बहुत सारे आपको स्टैटिशियन देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपने अपने तरीके से डेफिनेशन दिया हुआ है। उन्हीं में से हम नाम ले रहे हैं क्रॉक्सटन एंड काउडन का। ये दो इकोनॉमिस्ट हैं, उनका नाम है, और अकॉर्डिंग टू देम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू देम एन एवरेज, एक एवरेज होता क्या है, तो एन एवरेज वैल्यू is the single value that a single value within, not that, sorry, within the range of the data that is used to represents all the data in the set। ठीक है, क्या है अकॉर्डिंग टू, या दैट रिप्रेजेंट्स ऑल द वैल्यूज, इन द सीरीज। चूँकि अगर हम किसी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो एग्जैक्ट आपको टू द पॉइंट बात कहनी पड़ेगी, जो उन्होंने बोला है आपको बिल्कुल वही बात बतानी पड़ेगी। सो इसमें और भी एक लाइन एडेड है जो उन्होंने बोला है, वो ये है कि सिंस एन एवरेज इज समवेयर since an average is somewhere within the range of the data, it is sometimes called a measure
of central tendency. Now full stop. देखिए, बिल्कुल वही बात क्रॉक्सटन एंड काउडर ने भी कहा है कि एक एवरेज वैल्यू जो होता है वो आपका क्या होता है, तो सिंगल वैल्यू होता है विद इन द रेंज ऑफ द डेटा दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑल द वैल्यूज इन द सीरीज. आपके पास वैल्यूज दिया हुआ है एक सीरीज में, उन तमाम वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक सिंगल वैल्यू का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसी को हम एवरेज कहते हैं. और ये जो एवरेज होता है ये समवेयर उसी रेंज ऑफ द डेटा के मतलब आसपास का होता है, विद इन द रेंज होता है, और इसी को हम समटाइम्स मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से भी जानते हैं. सो बोथ आर सेम, मतलब अगर सेंट्रल टेंडेंसी की बात हो रही है या एवरेज कहा जा रहा है तो वो सेम है. ठीक है, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड एवरेज इज द सेम थिंग. दोनों का मतलब हो गया सिंगल वैल्यू जिसका हम इस्तेमाल करते हैं टू रिप्रेजेंट्स द होल सेट ऑफ डेटा. ओके, इसी में अगर ये वाला मीनिंग आपको थोड़ा बड़ा लगे, अगर ये डेफिनेशन आपको थोड़ा बड़ा लगे तो आप एक और डेफिनेशन छोटा याद कर सकते हैं, एंड दैट विल बी अकॉर्डिंग टू, या आप कह सकते हैं इन द वर्ड्स ऑफ स्पीगल. इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि सेम आप बिल्कुल याद रखो. इन द वर्ड्स ऑफ स्पीगल, ठीक है, ये भी नाम है. GAL. इन द वर्ड ऑफ स्पीगल अगर हम बात करें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, तो इसका मतलब हो जाता है एवरेज इज द वैल्यू which is typical of representative of a set of data. ठीक है, स्पीगल का कहना था कि एवरेज आपका वो वैल्यू होता है जो कि टिपिकली एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होता है एक सेट ऑफ डेटा में. एक सेट ऑफ डेटा होगा आपके पास जहाँ पे यू हैव वैरायटी और न्यूमरस और नंबर ऑफ डेटा अवेलेबल होगा, और उन तमाम नंबर ऑफ डेटा को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंगल वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे, और वो सिंगल वैल्यू कुछ नहीं, उसी को हम एवरेज कहेंगे. सो एवरेज इज़ द वैल्यू विच इज़ टिपिकल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेट ऑफ डेटा. दोनों में से जो भी मीनिंग आप याद रखना चाहें आप आराम से याद रख सकते हैं, और इन केस ऑफ आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर इस तरह से कर सकते हैं. चाहें तो आप बिल्कुल साथ में मेरे साथ जैसे जैसे हम ये पढ़ते जा रहे हैं आप इसको लगे हाथों नोट्स भी प्रिपेयर करते जाएं, सो दैट कि आपका एक तरफ नोट्स भी कंप्लीट हो जाए. आप इसको वर्ड टू वर्ड कॉपी कर सकते हैं और अच्छे से एक नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और साथ में इसको समझते हुए चल सकते हैं, सो दैट कि जब आगे हम कैलकुलेशन वगैरह करें तो हमें ये हेल्प हो जाए, और थियोरेटिकल पोर्शन भी एक तरह से हमारा स्टैटिस्टिक्स का कवर होता जाए, ताकि एग्जामिनेशन में हम आंसर कर पाने के एलिजिबल हो सकें. तो आज के क्लास को ना मीनिंग ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एन एवरेज के साथ हम फिनिश करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव्स वगैरह डिस्कस करेंगे कि क्या है सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह क्या होते हैं, क्यों हम इनका कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, और उसके बाद के जो नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे उनको डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.